हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी जो वीडियो लेक्चर सीरीज इसमें आज अपन अपना जो है पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो अपने को पता ही है अपना क्या टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। तो उसी के आगे आज अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने हिंट भी दे दिया था, अगर हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर से आज अटेंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 1/4/88। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। मतलब अपने को लास्ट से ज्ञात करना है। तो लास्ट फॉर्म अपने पास क्या दे रही है कि 88, तो यहाँ से अपने को फिर से स्टार्ट करना है। देख लेना कॉमन डिफरेंस कितना है, 88, 84, 80, 88, 3 का डिफरेंस है, 88, 85, 81 डैश डैश डैश। ठीक है, ये एपी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या रखा है, क्या कह रखा है कि 12th टर्म ऑफ लास्ट ऑफ एपी, है ना, इसलिए अपन लास्ट से निकाल रहे हैं, क्योंकि लास्ट अपने को दे रखा है 88 लास्ट है इस एपी का, तो अपने को फिर से 88 से एपी स्टार्ट करनी है। अब अपने लिए इसको नहीं देखना, अपने को इससे क्वेश्चन स्टार्ट करना। देखो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने हिंदी मीडियम में भी कह रखा है कि अंतिम से 12वां पद अपने को ज्ञात करना, और इंग्लिश में कह रखा है 12th टर्म ऑफ लास्ट ऑफ एपी, मतलब लास्ट से अपने को एपी का 12th टर्म ज्ञात फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने लिए इसमें अब ये क्या हो जाएगा, 88 डी 85 माइनस 88 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3। माइनस का 3 क्यों होगा? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, इसलिए माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड एन क्या होगा, वही एन, हाँ एन 12। ठीक है, देखो ए है, डी है, ए है, फाइंड क्या करना है, ए एन, तो वही फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दे रखा है, 88 प्लस माइनस 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 3। 88 प्लस 11 इंटू माइनस 3 का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 33 माइनस प्लस माइनस माइनस 88 माइनस 33 55। तो इस एपी का अंतिम से 12th पद कितना है, 55 है, राइट। तो लिखना है ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल, जो ज़्यादा देखने वाली बात नहीं थी। हो गया, चलो अपन इसके आगे अब नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो आज ये चैप्टर अपन फिनिश कर देंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर है कि देयर आर 60 टर्म इन एपी, मतलब एक एपी में कितने पद है, 60 पद है। इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 7 एंड 125, मतलब प्रथम पद 7 है और लास्ट पद कितना है, 125 है। द फाइंड ऑफ इट्स 32 टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन 60, एंड ए कितना दे रखा है, 7, ए एन कितना दे रखा है, 125। ठीक है, अपने को इसमें क्या फाइंड करना है, डी अपने पास नहीं है। ठीक है, देखो जो फर्स्ट देन फाइंड इट 32 टर्म, उसका लास्ट में रोल है। अभी अपने को डी निकालना है पहले, जब तक डी नहीं निकलेगा तब तक अपन 32 टर्म उसकी निकाल नहीं पाएंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, 125, ए 7 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा
7 को इधर ट्रांसफ़र करो, 7 इज इक्वल टू 60 माइनस 1 59 एंड डी ये कितना हो जाएगा 118 इज इक्वल टू 59 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 59 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। डी निकालना था अपने को, देखो कुछ नहीं किया, एन की जगह 125, ए की जगह 7 है ही है, एन की जगह 60 माइनस 1 फॉर्मूले वाला है ना, डी का डी एज इट इज 125 7 को इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का माइनस हो गया इज इक्वल टू 59 डी 59 हो गया 60 माइनस 1 59 इंटू डी 59 डी इज इक्वल टू 118 डी इज इक्वल टू 18/9 59 इज इक्वल टू 2। तो अब अपने पास डी कितना आ गया यहाँ पे 2। अब अपने को एन क्या यूज़ करना है 32 है ना, 32 यूज़ करना है। फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अपने को फाइंड करना है, ए फिर से वही 7 लगेगा है ना, एन कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 इंटू 2 7 प्लस 32 माइनस 1 31 इंटू 2 7 प्लस 62 है ना 62 इंटू 7 69 ठीक है। तो यही होगा। हैंस 12 टर्म ऑफ ए बी इज 69। अतः इस समांतर श्रेणी का 12वां पद कितना है 69। हिंदी मीडियम वाले भी लिख देना है ना। अतः समांतर श्रेणी का 12वां पद 69 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देयर इज 60 टर्म इन एपी, दिस फर्स्ट टर्म इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 25। तो अपने को वहाँ पर डी निकाल फाइंड आउट करना था, तो अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया, उस वहाँ से डी फाइंड आउट हो गया ठीक है। फिर अपने को फिर से उस टर्म का 32 टर्म चाहिए थी, तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई किया, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7 प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी 7 प्लस 31 इंटू डी 2 7 प्लस 62 एंड 7 प्लस 62 और 69 आ गया। समझ में आई बात। तो ऐसा होगा ये ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर आर इन ए पी है ना, इफ सम ऑफ नंबर इज 50 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर देन फाइंड द नंबर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि 4 नंबर इन ए पी, तो 4 नंबर कोई भी एपी, देखो हिंदी में भी समझा देता हूँ। मान लो कोई 4 संख्या कोई दे रखी है एक समांतर श्रेणी में है ना, तो उन चारों की संख्या का योग कितना 50 है, तथा बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 5 गुनी बड़ी, तो वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ठीक है, लेट 4 नंबर ऑफ ए पी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, देन क्या कह रहा है कि चारों संख्याओं का योग कितना है 50 है। तो 4 संख्या कौन कौन सी है, सबसे पहले वो लिख लो, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 50 है ना। क्वेश्चन ने क्या है कि इफ सम, क्या कहा है, इफ सम ऑफ नंबर इज 50, मतलब चारों संख्या को योग कितना है 50 है। देन इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, ए प्लस डी, ए प्लस
2DA+ 3D इज इक्वल टू 50। सेम डिजिट ऐड कर दो, 1 2 3 4, 4A+D 1 2 3 और 3 6, 6D इज इक्वल टू 50। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2A+ 3D इज इक्वल टू 50। 2 को उधर ट्रांसफर करो, कितना हो जाएगा? 2A+ 3D इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 1 25 क्यों है? क्योंकि 2 इधर इन 2 में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 50 उड़ जाएगा, 50 कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। क्यों हुआ? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था कि चारों संख्या को योग कितना 50 है, तो उस 50 को अपन ने सोल्व कर दिया। कितना है? 2A+ 3D इज इक्वल 2A+ 3D इक्वल टू 25। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन और अप्लाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि लार्जर नंबर इज 4 टाइम इज स्मॉलर नंबर, है ना। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की क्या है? 4 गुनी है, मतलब 4 बड़ी है, लार्ज है ना। मतलब लार्जर नंबर इज 4 टाइम स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या तो अपने को देखना है इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? A+A+2D और A+3D। सबसे बड़ी तो ये है और सबसे स्मॉल ये। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 4 गुनी, मतलब 4 टाइम। मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या है? 4 गुनी है। 4 गुनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ लिख देना है ना, प्रश्नानुसार जो भी तुम्हारे लिखना है। ठीक है, अब वही सेम डिजिट इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा? देखो ये उधर जाएगा A, 3D इज इक्वल टू 4A- A हो जाएगा, प्लस का A उधर जाएगा तो माइनस का 3D। 4A में से एक माइनस हो गया, कितना हो गया? 3A, 3 हो जाएगा ना, और 3 से 3 कैंसल, A इज इक्वल टू D। समझ में आई बात? चाहे तो A में D का मान रखो या D में A की वैल्यू रखो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो अब 2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, उससे अपने पास क्या आ जाएगा? जो भी रखोगे वो अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो किसकी वैल्यू रखो? D की वैल्यू रख दो A में, A की रख दो D में, है ना। D की रखते हैं A में, है ना। D इज इक्वल टू A, D की रखो अपने पास, A आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टू A+3D इज इक्वल टू 25। 2A+3 इंटू D की वैल्यू क्या है? A है 25, है ना। मतलब 2A+3A इज इक्वल टू 20 + 2A+3A कितना हो गया? 5 है इज इक्वल टू 25। A इज इक्वल टू कितना हो गया? 25/2, 25/5। तो A इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 आ गया अपने पास। ठीक है, A इज इक्वल टू 5। अब A की वैल्यू इधर रख दो, फिर से इक्वेशन नंबर 1 A की वैल्यू। हाँ देखो कैसे, देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर में इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है? A इज इक्वल टू D है ना। तो A 5 आया तो D भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो A 5 है
अपन ने यही पहले प्रूफ हो गया था ए इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू ए, तो ए अपने पास 5 आया, डी भी कितना हो गया 5 हो गया। देन ए पी इज क्या हो जाएगा, ए कितना है 5, ए प्लस डी कितना हो जाएगा 5 + 5 इज इक्वल टू 10, ए प्लस 2d 5 + 10 है ना, पर ए प्लस 3d कितना हो जाएगा 5 + 15 इज इक्वल, तो ए पी क्या होगी अपने पास 5, 10, 15, 20। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने क्या कहा कि मान लो किसी समांतर श्रेणी में 4 पद है, तो चारों संख्या का योग कितना 50 है, तथा सबसे बड़ी संख्या जो सबसे छोटी संख्या है क्या 4 गुनी। वैसे ही क्या देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले चारों संख्या का योग कितना 50 है, तो उन 50 को सोल्व किया। 6d + 4a + 6d = 50 आ गया, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया तो 2d + 3d हो गया, तो 2 उधर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ 25 होगी, 2 से 50 डिवाइडेड हो गया। फिर से सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है 4 गुनी है, तो a और a सेम वेरिएबल है, इधर से इधर इसको माइनस कर दिया, तो 4a - a कितना हो गया 3a, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या d = a, तो d की वैल्यू अपने पास कितनी आई a आई है ना, मतलब दोनों ये इक्वल है, तो d की वैल्यू अपन ने किस में रखी इक्वेशन नंबर 1 में, तो उससे अपने पास किसकी वैल्यू होगी a की आ गई, तो d की भी आ गई, क्योंकि क्या है d = a है। देन ए पी क्या होगी ये होगी, समझ में यही बात। ठीक है, देखो एक बार फिर से इन सब क्वेश्चनों को फिर से अटेंड कर लेना है ना, नहीं मतलब एक और रिवाइज करते रहना है ना, नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाएंगे। अब अपना ये चैप्टर हो गया यहाँ पर फिनिश। अब अपन आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर ना, चैप्टर क्या एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इसमें देखो इस चैप्टर में क्या था नंबर ऑफ टर्म, अब इसमें क्या है सम ऑफ टर्म, मतलब n पदों का योगफल। तो फॉर्मूला क्या था Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला था। ठीक है, और अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला भी है इसमें, क्या है सीधा फॉर्मूला n/2 a + l। ठीक है, l पता ही है तुमको लास्ट टर्म होती है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों याद कर लेने, और एक फॉर्मूला ये वाला था ही था an = a +, तो तीनों फॉर्मूले हो गए थे। ठीक है, ये चैप्टर जैसे फिनिश होगा है ना, फिर अपन टेस्ट की बढ़िया अच्छी वो रखेंगे, सीरीज रखेंगे है ना। अभी स्कूल से जस्ट आउट होने वाली है जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है ना, तो अगले वीक में आपको स्कूल में इनवाइट भी कर सकते हैं ना। और फिर मैं एक और बात भी बोला था, क्योंकि जो सब लोग लास्ट क्लास में मिली थी, जो स्टूडेंट अब ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि इसको खाली देख रहे हैं, इसको ना तो लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपना मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उससे आपको भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है, और पढ़ते रहें घर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही चल रहा था हमारा, हमने पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। लास्ट जो हमने वीडियो ड्रॉप किया था उसमें हमने पढ़ा थर्ड पर्सन के बारे में कि थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। और उसके साथ ही हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो इंडिकेट करते हैं नियरनेस और टाइम को, और उसको हम डिस्टेंस में कैसे चेंज कर देते हैं वो भी पूरा चार्ट बताया था मैंने। और उससे रिलेटेड मैंने सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको उसका क्लियर करके बताया था कि किस तरह से इन सेंटेंसेस में चेंज होते जाएंगे। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो ले रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप पहले भी हम एक्टिव पैसिव में भी पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो होते हैं एक्सेसरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब एक्सेसरी वर्ब में कौन कौन से सेंटेंस कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, सॉरी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, मे, ये सारे जितने भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब वो सारे एक्सेसरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसके पहले बेसिक रूल्स पढ़ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते टाइम हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए, अब तक जो हमने सेंटेंस पढ़े थे उनमें ये देखा था कि हमने कंजक्शन दैट का यूज किया था। अब हम कंजक्शन दैट का यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें हम कंजक्शन इफ लगाएंगे और जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें कंजक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो WH वर्ड जो है वो अपने आप में कनेक्टिव वर्ड या फिर कंजक्शन वर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस। क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? अब हम इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेड टू, चेंज इन, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ थोड़ा टिपिकल पड़ता है, इजी हमारे लिए आस्क्ड ही पड़ता है तो हम आस्क्ड ही यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, से टू, चेंज इन, आस्क। ठीक है, थर्ड, we don't use conjunction that। कंजक्शन दैट को हम यूज नहीं करते हैं। नंबर 4, when we change interrogative sentence in indirect sentence, then we change it in a simple sentence। remove question mark and use full stop। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या है। जब हम अब तक जो नॉर्मल सेंटेंसेस चेंज कर रहे थे उसमें हमने देखा था
कि से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करे थे। अब यहां पर सेड टू चेंज हो रहा है आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। तो हम हमारे लिए इजी क्या पड़ता है? आस्क, तो हम आस्क को ही यूज करेंगे, राइट। से टू को चेंज करते हैं आस्क में। अब तक से टू किस में चेंज हो रहा था? टेल में। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसको चेंज करेंगे आस्क में। वी डोंट यूज कंजक्शन दैट, हम कंजक्शन दैट को यूज नहीं करेंगे, यानी कि हमारे पास अब कोई दूसरा कंजक्शन आने वाला है। When we change interrogative sentence in direct sentence, we change it in a simple sentence. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट के इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जब हमारे पास डायरेक्ट का सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन वाला है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब हम उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जैसे नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद आता है वैसे ही चला जाएगा और फुल क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप लग जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर रिमूव क्वेश्चन मार्क एंड यूज फुल स्टॉप, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तब यहां पर से इसके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब या एक्सेसरी वर्ब वाला, जिसका आंसर यस या नो में होता है, और एक होता है WH वर्ड वाला। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा पढ़ेंगे, फर्स्ट जो है वो हमारा है यस और नो वाला। आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें भी हमारा रूल नंबर 1 है कि ये एक्सेसरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें एक्सेसरी वर्ब में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, were, has, have, had, do, does, did और shall, will, can, may, ये सारे टाइप के जो आते हैं वो इन सब के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रूल 2 की, कि इसमें क्या होगा कि इसमें जैसा कि हमने कहा था कि कंजक्शन दैट का हम यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे कंजक्शन इफ या फिर वेदर। इफ या फिर वेदर का यूज होगा। अब हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हरी said to me, comma, inverted comma, are you reading a book? इसका आंसर क्या होगा? अब तक हम क्या लिखते आए थे? हरी टोल्ड मी। अब हम क्या लिखेंगे? हरी आस्क्ड मी। आस्क्ड मी
कंजक्शन दैट की जगह क्या लगाना है, इफ। अब हमने एक लास्ट लाइन जो हमारे रूल्स की पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उसको सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, राइट। तो अब हम इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा वो क्या बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पर्सन भी है, एक पर्सन यू है। जब सेकंड पर्सन होता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, इफ आई वॉज, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक। हम 2-3 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राम said to Hari, comma, inverted comma, will you go to school today? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब हम इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या लगा देना है, राम आस्क्ड हरी और इफ, इतना तो हमें लिख ही देना है। अब फिर से वही बात, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू किस में चेंज होगा, हरी के लिए। तो हरी का यहां पर क्या यूज होगा, ही वुड गो टू स्कूल। अब टुडे, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में। दैट डे ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस और हमने क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। I said to him, comma, inverted comma, can you tell me what the time is? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, क्या लिख लेना है हमें पहले, आई आस्क्ड हिम इफ, इतना तो लिख ही लेना है। अब पर्सन कौन सा है, सेकंड, तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर से ही बन जाएगा। कैन किस में चेंज होगा, कुड में, ही कुड टेल। अब यहां पर आया है फर्स्ट पर्सन, तो यहां पर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आई ही है, अगर यहां पे कोई दूसरा प्रोनाउन होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते, लेकिन आई ही है तो हम उसको मी ही यूज करेंगे। टेल मी व्हाट द टाइम वॉज, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वॉज, और ये हमारा सिंपल सेंटेंस खत्म। अब आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी में हमने पहले बेसिक रूल्स पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, फिर हमने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़े, फिर आ गए हम पर्सन और प्रोनाउन पे, वो हमने देखे। फिर हमने पर्सन, बेसिक, टेंस, पर्सन, प्रोनाउंस के साथ साथ फिर हम आ गए टाइम और नियरनेस वाले वर्ड्स के साथ, और अब हम चल रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ। तो यहां पर आपको सारी कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो सारे रूल्स को हम साथ लेते हुए धीरे धीरे आगे चल रहे थे। इस टाइप के सेंटेंसेस को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई बहुत हार्डशिप नहीं है रूल्स के साथ में, रूल्स वही है, बस आप स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल और ऐड करते जा रहे हैं।
तो इनकी प्रैक्टिस करें, इनको ध्यान से रीड करें तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू। विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने वाक्य विचार और वाक्य शुद्धि के बारे में अध्ययन किया था और उसी प्रकरण से मिलता जुलता समास और संधि इन दोनों से अलग अलग हैं। अब समास में क्या होता है और संधि में क्या होता है दोनों हम समझने का प्रयास करेंगे। और समास जो कि हमने जो प्रकरण था वो हमने पढ़ लिया है। समास के कितने भेद हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम संधि प्रकरण, विशेषकर ये 9th क्लास में हमारा दिया हो गया प्रकरण है संधि, और 8th क्लास में भी संधि है और 10th क्लास में जो नहीं है, लेकिन फिर भी 10th क्लास में आगे वाली कक्षाओं में कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी संधि प्रकरण बहुत अत्यावश्यक रहता है। अब हम संधि क्या है उसके बारे में अध्ययन करें। तो संधि प्रकरण में हम देखें कि संधि में क्या होता है, समास में क्या होता है। देखो, समास की बात की थी, समास की बात की थी, समास और संधि है ना। समास में दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से है ना। अब दो शब्दों का यहाँ पर मेल होता है जहाँ समास होता है। संधि में क्या होता है कि यहाँ समास के साथ विग्रह किया जाता है। ध्यान रखना है कि समास में हमेशा विग्रह किया जाता है। जैसे रसोई कर, तो रसोई रसोई घर, तो यहाँ पर हमें दोनों के टुकड़े है ना, रसोई मूल शब्द हैं घर, और यहाँ पर हम इनका विग्रह करेंगे, उनका टुकड़े करेंगे, तो यहाँ हमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना है। तो रसोई के लिए घर हो जाएगा। अब संधि में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न, विकार का अर्थ परिवर्तन होना, और दूसरा इसमें शब्द नहीं आते, इसमें वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, वर्ण, वर्णों का मेल होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्रकरण में पूरा यही ध्यान रखना है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। जब संधि में विकार उत्पन्न होगा तो समास में क्या होगा, विग्रह होगा। इन सब से पूरी जानकारी होगी तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे। तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के परस्पर मेल या संयोग को समास कहते हैं। समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और विग्रह किया जाता है, जबकि समास संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ हम शब्द देख लें, विद्यालय। अब यहाँ इसी विद्यालय को अगर समास की दृष्टि से देखें, है ना, तो समास की दृष्टि से देखें तो विद्या के लिए आलय, विभक्ति चिन्ह का के लिए, संप्रदान के लिए अपना संप्रदान तत्पुरुष समास में आएगा। और इधर विद्यालय देखें तो विद्या धन आलय, तो विद्या का आ और आलय का आ, विद्या धन आलय, तो विद्यालय शब्द बना। तो यहाँ पर आ और आ दोनों का संयोग होने से एक विकार उत्पन्न होके धा शब्द बना, विद्यालय शब्द बना है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में संधि प्रकरण में अपन विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी संधियां हैं, संधि के मुख्य प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के मुख्य प्रकारों की बात करें अपन तो यहाँ संधि के मुख्य प्रकारों में अपन प्रथम अध्ययन करें तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार है ना। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरा भाग होता है इसका विसर्ग संधि। अब स्वर में क्या होता है, स्वरों से स्वरों का मेल, स्वर का स्वर से मेल,
ठीक है। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का स्वर से मेल या व्यंजन का व्यंजन से मेल भी होता है, ठीक है। व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे जगत दन्नाथ, देखो, और व्यंजन त और यहाँ नाथ, तो जगत दन्नाथ जगन्नाथ त पंचम वर्ण में बदलना, ये अपना व्यंजन संधि में आएगा। विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग का, जैसे मनः दन बल, मनोबल है ना, जैसे मनः दन बल शब्द का प्रयोग किया तो ये मनोबल शब्द बना। तो इस प्रकार यहाँ विसर्ग का होता है, कहीं विसर्ग का लोप होता है तो कहीं विसर्ग का प्रयोग होता है। वहाँ पर हमें कुछ संध्या ऐसी है जैसे अतएव, अतएव में विसर्ग नहीं होता, सीधा अतः तनएव, अतएव विसर्ग का लोप भी होता है। तो कहीं हमें इनका ध्यान रखना है। संधि के प्रकार मूल रूप से कितने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भाग हो गए। अब स्वर संधि के भागों के बारे में अध्ययन करें तो स्वर संधि के पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो आज स्वर संधि के प्रमुख प्रकारों से बढ़ते हुए अपन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर अपन बढ़ेंगे। तो स्वर संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, है ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, और योग और मेल समास में भी होता है। तो संधि में भी क्या होगा, योग अथवा मेल होगा, लेकिन समास में शब्दों का मेल होगा, लेकिन संधि में क्या होगा, वर्णों का मेल होगा, 2 ध्वनियों का मेल होता है। 2 ध्वनियों या 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ 2 ध्वनियों का मेल होता है, अंतिम ध्वनि और प्रथम ध्वनि, है ना। टुकड़े करते हैं तो अंतिम ध्वनि और प्रथम ध्वनि 2 का मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने से जो परिवर्तन होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यह विकार युक्त मेल ही, जो विकार युक्त मेल होता है वही संधि कहलाता है। अब संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है, शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही शब्दों का मेल होता है, जिससे ध्वनिक परिवर्तन होता है। जैसे पुस्तक, धन, आलय, पुस्तकालय, 2 वर्ण पुस्तक क और आलय, यहाँ पे अ और आ का पुस्तकालय बना। इस प्रकार जैसे पुस्तक क में अ मिला हुआ है, क हलंत नहीं है, क हलंत धन अ, तो यहाँ पर क्या बना, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय बना। तो यहाँ पर 2 शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब कुछ शब्द हैं, देखें 2 शब्द हैं, कौन कौन से, रमा शब्द हैं और इस शब्द हैं। यहाँ वर्ण रमा का आ और वर्ण ई का इस, ठीक है, इसका ई और ध्वनि आ और ई, तो हमारा ये गुण संधि आएगी। और जब हमारा नियम है कि अ आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो आई, इस प्रकार ये जो गुण संधि ए ओ अर वाला है ना, वहाँ पर गुण संधि इस प्रकार रमेश शब्द बना। यहाँ आ धन ई 2 वर्णों का मेल से विकार उत्पन्न हुआ और ए ध्वनि में उत्पन्न हुई, ए ध्वनि ही से ही हमारा संधि का जन्म हुआ। इस प्रकार संधि के प्रथम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों के बारे में बता दिया। स्वर संधि क्या है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है, व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ये मूल रूप से ध्यान रखना है। स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में पहली संधि आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, इस संधि में 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब 2 समान स्वर मिलकर के, जैसे अ आ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, तो ये दीर्घारूप हो जाते हैं। जैसे यदि अ आ ई उ के बाद वे ही,
वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, या तो अ के बाद अ आए, आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, छोटी बड़ी जो भी है ना, इस प्रकार दीर्घ हो जाए दोनों मिलकर क्रमशः आ में, दीर्घ में, ई बड़ी ई में और उ बड़े उ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे भोजन का अ और आलय का आ, अ और आ दोनों मिलने से भोजनालय शब्द बना, तो आ में परिवर्तन होना, तो ये संधि युक्त शब्द क्या बना, भोजनालय बना। महाधन आत्मा महात्मा बना, आधन आ से आ बना। कविधन इंद्र कविंद्र या कविंद्र, ई और ई से बड़ी ई बना। हरिधन ईस हरीश, छोटी ई और बड़ी ई से हरीश बना। रजनीधन ईस, रजनीधन इस रजनी शब्द बना, बड़ी ई रजनी और इसका बड़ी ई से रजनी शब्द बना। लघुतम उत्तम से लघुतम शब्द बना, छोटा ऊ और छोटा ऊ उत्तम का, उससे बड़ा ऊ में परिवर्तन हुआ जिसे लघुतम शब्द बना। भूधन उधर्व, जिसमें बड़ा ऊ भू का और उधर्व का ऊ से भूधर्व बना। इस प्रकार, और भूधर्व का अर्थ होता है जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसे भूधर्व कहते हैं। तो इस प्रकार ये संधि प्रकरण में अपन ने संधि के कुल क्या परिभाषा है, संधि और समास में क्या क्या अलग अलग उसमें क्या है, संधि और समास में विभिन्नता क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। और मूल रूप से दीर्घ संधि के बारे में आज हो गया। कल हम गुण संधि और आगे वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। अपना लेसन जो चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, उसके अंतर्गत अपन उत्प्रेरक को पढ़ रहे हैं, उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये सारी बात अपनी चल रही थी। लास्ट क्लास जब अपनी हुई थी उसके अंदर उत्प्रेरक के अंदर हमने कुछ प्रकार पढ़ लिए थे, एक तो अवस्था के आधार पर और क्रिया के आधार पर। ये दो प्रकार के जो उत्प्रेरक थे, टू टाइप्स के जो कैटलिस्ट हैं, उसके अंदर फर्स्ट कौन सा था, एक तो अकॉर्डिंग टू स्टेट और दूसरा अकॉर्डिंग टू एक्शन, अवस्था के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ये दो बात कर रहे थे। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो किसके अंदर चल रहा था, एक्शन के अंदर, क्रिया के आधार पर अपना जो उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है ना, प्रेरक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। इसके अंतर्गत अपन ने दो तरह के उत्प्रेरक देखे थे, एक तो अवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ये बात अपन ने कर ली थी। इसमें कौन कौन से थे, समांगी विसमांगी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इसमें क्या पढ़ रहे थे, क्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। इसके अंदर क्या पढ़ लिया था, धनात्मक ऋणात्मक, दो तरह के अपन ने पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक तरह पढ़ा था नेगेटिव कैटलिस्ट। आज जो अपन थर्ड टाइप की बात करेंगे इसके अंदर क्रिया के आधार पर, है ना, क्रिया के आधार पर चल रहा था, ये अपना फिनिश हो चुका है। तो क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं या ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं अपन, उसके अंदर थर्ड उत्प्रेरक जो अपन ने पढ़ा था लास्ट जाते जाते अपन देख रहे थे, उसको क्या था, वो स्वतः उत्प्रेरक। कौन कौन सा, स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट, इसकी बात कर रहे थे अपन। ठीक है, ये वाला अपना चल रहा था टॉपिक। इसके अंतर्गत अपन ने क्या देख लिया था कि कुछ समझ लिया था, एक रिएक्शन लिख दी थी मैंने, कौन सी लिख ली थी, एस्टर, ठीक है, एथिल एसीटेट या एस्टर की बात करी थी। एस्टर और जल की जब अभिक्रिया करेंगे तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल या अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये अपन ने बात करी थी। क्या बात करी थी, जब एस्टर और जल की अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनेगा, और उसके अंदर जो एथिल अल्कोहल है, सॉरी एसिटिक अम्ल जो है उसके अंदर, वो एसिटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक का काम करेगा। कब, कैसे, देखो रिएक्शन लिख के समझते हैं अपन। CH3COO C2H5 प्लस H2O, CH3COOH प्लस C2H5OH, इसको यूँ भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है, दोनों है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या था अपना, एथाइल अल्कोहल,
ये एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ये एस्टर या एथिल एसीटेट प्लस ये क्या हो गया जल। तो इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई, ये बीच में प्लस है ना, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई एसिटिक एसिड बना, ठीक है, और एथिल अल्कोहल बना। लेकिन जब अभिक्रिया चल रही थी, अभिक्रिया चलते चलते जब कुछ मात्रा में एसिटिक एसिड बन जाता है, तो कुछ मात्रा में एसिटिक एसिड बनने के बाद यही एसिटिक एसिड इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है और ये अभिक्रिया जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें बनने वाला उत्पाद कौन है? इसको अपन उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट, ठीक है, एरो के बाद वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें बना प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह कार्य करे और उस अभिक्रिया की रेट को बढ़ा दे, यानी उसकी गति को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे। वो वाला जो पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? आपका ऑटो कैटलिस्ट या स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। तो इस अभिक्रिया के अंदर स्वतः उत्प्रेरक या ऑटो कैटलिस्ट कौन है? ये एसिटिक एसिड इसका ऑटो कैटलिस्ट है, क्योंकि ये कुछ मात्रा में बनने के बाद इसकी अभिक्रिया को फटाफट कंप्लीट करा देता है। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय में क्या होता है, जब चाय के अंदर दूध वगैरह तपेली में भर के अपन गैस के ऊपर रखते हैं, तो गैस पे जब फर्स्ट टाइम वो उबलता है दूध, या चाय जब उबलती है फर्स्ट टाइम में चाय पत्ती शक्कर वगैरह डालने के बाद, तो फर्स्ट टाइम जब उबलता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, मान लो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार उबल जाती है फिर देखना फटाफट उसके उबाल आते हैं। तो इसका मतलब क्या? फर्स्ट टाइम जब वो प्रोडक्ट बनता है तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रोडक्ट, मान लो 5% बन गया या 10% बन गया ना, तो 5 और 10% बनने के बाद वो प्रोडक्ट इस अभिक्रिया, इस रिएक्शन की रेट को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज करते ही ये सारे प्रोडक्ट एकदम से क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या कर रहा है? आपके ऑटो कैटलिस्ट या स्वतः उत्प्रेरक का रोल प्ले कर रहा है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? स्वतः उत्प्रेरक या ऑटो कैटलिस्ट। इसके बारे में लिखना कैसे? कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बना पदार्थ ही उस अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, तो वह पदार्थ, बना पदार्थ क्या कहलाएगा? स्वतः उत्प्रेरक या ऑटो कैटलिस्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इसके अंदर ध्यान रखनी है। एसिटिक एसिड या एस्टर की अभिक्रिया जिसे जल से कराई तो एसिटिक एसिड बना और एथिल अल्कोहल बना, मतलब एस्टर प्लस जल, एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल। तो इसमें जो एसिटिक एसिड है वो आपका ऑटो कैटलिस्ट का कार्य या वर्क करेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन इसके अंदर चौथा कैटलिस्ट जो है ना, क्रिया के आधार पर, है ना। तो चौथा कैटलिस्ट कौन सा आएगा? आपका बायो कैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक, ठीक है ना। तो ये क्रिया के आधार पर आपके उत्प्रेरक फिनिश हो जाएंगे। चौथा आपका है जैव उत्प्रेरक, ठीक है, इसको कहेंगे बायो कैटलिस्ट। ठीक है। अब बायो कैटलिस्ट क्या हो गया? जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो, इट मीन्स हमारे बॉडी की रिएक्शन ले लो, मान लो अपने डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हमारी बॉडी की इंटरनल जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो, ये सारी क्या कहलाती है? जैव अभिक्रिया कहलाती है। जैव मतलब होता है बायोस, बायोस मतलब होता है जीव। तो जीव के अंदर होने वाली सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? जैव अभिक्रियाएं, ठीक है। और उन जैव अभिक्रियाओं को कराने वाले जो अंदर पदार्थ होंगे, उस अभिक्रिया को संपन्न कराने वाले, उनको बोलेंगे जैव उत्पाद या जैव पदार्थ। तो वो जैव पदार्थ कौन से हैं? हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स। तो वो एंजाइम ही क्या करते हैं? इन अभिक्रियाओं को जल्दी जल्दी संपन्न करवा देते हैं। कौन सी? जैव अभिक्रियाओं को। तो एंजाइम ही क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक। इनको अपन क्या बोल सकते हैं? एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एंजाइम ही आपके क्या है? जैव उत्प्रेरक है। मतलब शरीर में चलने वाली अभिक्रियाएं, हमारे शरीर में जो भी होती हैं वो जैव अभिक्रियाएं हैं, और उनको कराने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले
पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कौन सा होता है? माल्टोज। मान लो माल्टोज एक ग्लूकोज का प्रकार है। इस माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम या माल्टेज नामक उत्प्रेरक ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे ग्लूकोज के ही प्रकार है। सबसे मीठा पदार्थ इसके अंदर होता है फ्रक्टोज, जो मीठी शर्करा के रूप में जाना जाता है। तो माल्टोज को माल्टोज बदल दिया। तो ये क्या कहलाते हैं? एक तरह के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह के एंजाइम्स हैं जो हमारे शरीर की कई सारे पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं और उनको जल्दी गति करवाने के लिए एंजाइम इसकी अंदर सहायता करते हैं। तो ये एंजाइम ही क्या है? बायोकैटलिस्ट है या जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये आपकी क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक खत्म हो गए। अब बात करते हैं, ये तो कौन से थे? जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते थे, अभिक्रिया की गति को कम करते थे, अभिक्रिया को प्रभावित करते थे, रिएक्शंस को देखते थे, रिएक्शन को प्रभावित करते थे ना, रिएक्शंस को इफेक्ट करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे बात करेंगे जो आपके रिएक्शन को छोड़ के उत्प्रेरक को प्रभावित करेंगे, उत्प्रेरक की गति को कम या ज़्यादा करेंगे, है ना। मतलब अभिक्रिया नहीं हो रही थी तो उत्प्रेरक डाल रहे थे, अब उत्प्रेरक भी काम नहीं कर रहा है तो उत्प्रेरक के ऊपर भी कोई ऐसे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक को क्रियाशील करते हैं, उत्प्रेरक को इफेक्ट करते हैं। कौन सी चीज़ें उन्हें देखते हैं अपन। तो क्या लिखवाएंगे? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले। वाले पदार्थ। ठीक है, देखते हैं अपन। उत्प्रेरक वर्धक, पहला इसमें क्या लिखते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। कैटलिस्ट प्रमोटर, ठीक है। कैटलिस्ट प्रमोटर क्या होता है? देखो, जब कोई अभिक्रिया चल रही है, उस अभिक्रिया को हमने किसी कैटलिस्ट की सहायता से संपन्न करवाना चाहा। अभिक्रिया धीमी चल रही है, हमने उसके अंदर कैटलिस्ट मिला दिया। कैटलिस्ट मिलाने से अभिक्रिया गति थोड़ी बढ़ने लगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कैटलिस्ट भी काम करना थोड़ा कम कर गया। लेकिन हमने क्या किया? उस कैटलिस्ट को रीएक्टिव करने के लिए, कैटलिस्ट को सजग करने के लिए, कैटलिस्ट को जगाने के लिए क्या किया हमने? उस कैटलिस्ट के ऊपर कभी एक पदार्थ डाल दिया जो जाके कैटलिस्ट को समझाए कि आप अभिक्रिया करवाइए फटाफट, है ना, आप उठिए, आप जागिए, आप एक्टिव होइए, आप एक्शन में आइए। तो उस कैटलिस्ट को भी क्रियाशील करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनको क्रियाशील बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन? कैटलिस्ट वर्धक, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जो उत्प्रेरक की गतिविधि को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को नहीं बढ़ा देते हैं,
किसको बढ़ा देते हैं? उत्प्रेरक की गति को बढ़ाते हैं, मतलब उत्प्रेरक को एक्टिव कर लेते हैं ताकि उसकी गतिविधि बढ़ जाए, वो अच्छे से काम करने लग जाए, है ना। तो इसके अंदर जैसे देखो अपन एक रिएक्शन लिखी थी N2 + H2 2NH3, एक इसमें ये भी गैस ठीक है, ये गैस हिस्मांगी में आई थी, यहाँ Fe लगाया था अपन ने। तो Fe के ऊपर एक मोलिब्डेनम, क्या बोलते हैं इसको? मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया और इस अभिक्रिया को जल्दी संपन्न करवा दिया। तो ये क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक वर्धक। कौन? मोलिब्डेनम। और Fe क्या है? उत्प्रेरक है, इसने इसकी एक्टिविटी को बढ़ाया। बाकी अपन क्या देख रहे थे, इस अभिक्रिया की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तो उत्प्रेरक था, लेकिन इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये उत्प्रेरक वर्धक हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके? पहला उत्प्रेरक वर्धक। दूसरा क्या आएगा? उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष में क्या होगा? इसका अपोजिट है ना, इसके अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी तो इसके अंदर क्या करेगा? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देगा। तो अभिक्रिया अपन यही ले लेते हैं, N2 + H2 2NH3, ठीक है। इसको बैलेंस कर देना, कितना हो गया? 6, यहाँ 3 लगा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? Fe के ऊपर कॉपर मिला दिया मान लो, तो इस कॉपर ने क्या किया? Fe की क्रियाशीलता को कम करा दिया और ये रिएक्शन धीमे होने लग गए। तो ये उत्प्रेरक विष का काम करने लगा। तो ये क्या हो गया आपको? उत्प्रेरक की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, और उससे पहले पढ़ लिया था अपन ने वो फैक्टर्स जो किसी केमिकल रिएक्शंस की एक्टिविटी को इफेक्ट करते थे ना, और ये क्या है? जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। फिर लास्ट टॉपिक आपके क्या आ जाता है? उत्प्रेरक के गुण, है ना। तो ये क्या होते हैं? उत्प्रेरक के बहुत सारे गुण हैं, 5-7, है ना। ये अभिक्रिया को संपन्न नहीं कराते, नहीं प्रारंभ कराते हैं। ये क्या करते हैं? इसकी अभिक्रिया की रेट को बढ़ा देते हैं। तो ये लगभग आपके लेसन यहाँ फिनिश हो चुका है ना। जब भी अपनी अगली क्लास आएगी उसके अंदर अब क्या देखेंगे? नया लेसन लेके आएंगे, ठीक है। उस लेसन के नए के लेसन की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. And from today onwards, we are going to start our new lesson, and that is characteristics and trends of Indian economy. See, in the last lesson, or you can say in our previous lesson, we come to know about many things about Indian economy, that it was agriculture sector based, and then again after independence the government of India tried to establish a planning commission, and with a plan of 5 year they set different objectives and targets with the motive to develop the economy. Now, first of all, that to understand planning commission, we need to understand that how our economy is working. अपनी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, या हम कैसे पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं या पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, हम पैसे कैसे कमा रहे हैं, कौन से सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन है, वो सब अब बारीकी से हम लोग देखेंगे। Now, so this is the lesson number 15, बहुत important है। Again, in view to a future also, भविष्य में भी हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। At the time of independence, जब भारत आज़ाद हुआ, इंडियन इकोनॉमी वॉज इन एन एक्सट्रीमली मिजरेबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय कंडीशन में थी। क्यों दयनीय कंडीशन में थी? ये रीजंस आ रहे हैं। These are the reasons. First one is, see, not first one, but there are many reasons. In colonial period, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, द ब्रिटिशर्स रूइंड इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि को उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया, हानि पहुंचाई। इंडस्ट्री, जो यहाँ के उद्योग थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो कारीगर के बेस्ड पे थे, उनको, ट्रेड, यहाँ के वाणिज्य व्यापार को, ये बहुत सारी चीज़ें थी। इन सभी चीज़ों को ब्रिटिशर्स रूइन करके गए, यहाँ समाप्त करके गए थे। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, अब जब भारत आज़ाद हुआ,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज टू प्रोसीड, क्या करना था कि हमको आगे बढ़ना था ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एट अ रैपिड पेस। दो चीज़ें थी, एक तो हमको डेवलपमेंट भी करना था, दूसरा एट अ रैपिड पेस, बहुत ही तेज़ गति से, नहीं तो हम दूसरे विश्व के इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज हम पिछड़ जाते। इट्स नेचर हैज़ ब्रॉडली चेंज्ड, अब उसका जो स्वभाव, उसकी प्रकृति है, नाउ इट हैज़ चेंज broadly due to the efforts made for the development of Indian economy during the past few decades। और पिछले कुछ दशकों से जो हमने डेवलपमेंट किया है, तो हमने उसका जो पहले उस समय जो हमारी इकोनॉमी थी वो पूरी बदल दी है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे देखना आपको। ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 1950, 1950 के दशक में वेरियस सिग्निफिकेंट डिसीजंस वेर टेकन विच शेप्ड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। 1950 में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिससे उस समय जो निर्णय लिए गए उसके कारण हम आज इस विकास, इस रफ्तार भरा जो विकास हम किया, या जो एट द स्पीड एट विच वी हैव रिच टुडे इज द रिजल्ट ऑफ दैट प्लान दैट वर सेट एट दैट टाइम। उस समय जो प्लान बनाए गए उसकी वजह से हुआ। एंड वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दैट 1950, रिमेंबर प्लानिंग कमीशन, तो उन्होंने जो उस समय 5 ईयर प्लान बनाए और उसका जो टारगेट अचीवमेंट हुआ वो हमको आज दिख रहा है। अगेन आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब था सुधार। अब आर्थिक सुधारों का समय आया था। नाउ दिस केम विद इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द डेकेड ऑफ 1990, देखिए क्या क्या हुआ उस समय। 3 चीज़ें हो गई। फर्स्ट वन वॉज लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ना व्हाट इज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या होता है, सपोज उदारीकरण का मतलब ये कि पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ लगती थी, कोई भी चीज़ बाहर से आती थी तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, तो उस समय लोग क्या करते थे, उसकी स्मगलिंग होती थी। इन ओल्ड मूवीज यू हैव सीन स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा। उसके ऊपर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। This was a very big step taken by WTO, World Trade Organization. Second one is privatization. The government bodies which were working or government organizations which were working, they had a very slow, you can say, way of working. बहुत ही धीमा था, because everything has to be done with the permission. और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, they don't wait for my permission. In fact, they just try to solve the problem as soon as possible. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल होता है, इफ़ देयर इज़ अ पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर वैकेंट, तो वो जब आएगा तब आएगा। बट इन प्राइवेट स्कूल व्हाट हैपन्स दैट इफ वन लीव्स द जॉब, द सेकंड वन और द अनदर वन इज रिप्लेस्ड, उसको प्राइवेटाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो दैट इज वेरी फास्ट। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। द होल ऑफ द वर्ल्ड बिकम अ स्मॉल ग्लोब, द होल ऑफ द वर्ल्ड बिकम लाइक अ स्मॉल विलेज। गाँव में क्या होता है, एक जोर से आवाज़ देता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने भी क्या किया, बिजनेस को जो था वो रिसोर्सेज की तरफ, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जहाँ रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया गया था, उनकी तरफ उसको पहुँचा दिया, उन कंपनीज को। सो दीज वर द 3 मेन फैक्टर्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन 3 की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ दैट वॉज वेरी रैपिड और तेज़ हो गया। At present time, Indian economy shows mixed indications of an underdeveloped or backward developed as well as a developing country. अब आज के जिस इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उसके अंदर एक मिश्रित संकेत दिखता है ऑफ एन अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। हमको उसको देख पे 2 नज़र आते हैं कि एक तो ये पिछड़ी हुई है, इट इज़ बैकवर्ड, और दूसरा एज वेल एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, और एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भी उसको हम देखते हैं। सो देर आर 2 सिनारियोज। जो सेक्टर्स जो डेवलप हो रहे हैं दे आर डेवलपिंग वेरी रैपिडली, और जहाँ डेवलपमेंट कम हो रहा है वो उसको हम कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट की जो रफ्तार होनी चाहिए उससे भी बहुत कम है। सो दिस आर द सम रीजन्स जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। देन वी मूव ऑन टू अवर न्यू टर्मिनोलॉजी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी तो हम जानते हैं सब कुछ, बट प्रॉपर डेफिनेशन, अ सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा तंत्र जो किससे जुड़ा हो, प्रोडक्शन से, ट्रेड से एंड कंजम्पशन। देखिए दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे,
प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कंजप्शन। मैं इसको आपको जरा सा इसको समझा देता हूं मैं। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस थिंग। फर्स्ट वन इज production. Now second comes trade and the third one comes consumption. Production कब होगा? When there will be sufficient raw material. प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन करने के बाद में कहाँ जाएगा? उसका व्यापार होगा, और व्यापार से क्या होगा? कौन खरीदेगा? कंज्यूमर, जिसको कंजम्पशन करना है। ये कंजम्पशन कौन करते हैं? जो दूसरा सेक्टर से इनकम मिलती है, या जो वो भी किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस में लगे हुए। सो इट इज लाइक अ सर्कल, इट गोज लाइक दिस। ये इस तरीके का एक सर्कल है, दैट इज इंटरवोवन। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो हम उन 3 फैक्टर्स की बात करते हैं, वो 3 फैक्टर्स के जिसके कारण हम लोगों ने, एक तो आ गया लिबरलाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लोबलाइजेशन। अब इनको समझने के लिए आपको क्या देखना है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन ने क्या किया? सबसे पहले कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी, कोई किसी भी कंट्री में कोई भी गुड्स को बेचने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगता था। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टैक्स? जब किसी गुड्स के ऊपर टैक्स होता है तो द कॉस्ट इंक्रीजेज, तो कीमत उसकी बढ़ जाती है। और लिबरलाइजेशन से उन चीज़ों को यहाँ पे लगे। सो दे हैड ए कंपटीशन विद द लोकल और लोकल मैन्युफैक्चरर्स। फिर प्राइवेटाइजेशन हो गया। जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन हाउसेस थे, वहाँ पे काम बहुत धीमा होता था। ओल्ड प्राइमेवल टेक्निक्स थी, मॉडर्न टेक्निक्स का देयर वाज लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, कमी थी उसकी। एंड देन केम द ग्लोबलाइजेशन। सबसे ज़्यादा इसके अंदर रिवोल्यूशनरी जिसने काम किया, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? इन कंपनीज ने उन एरियाज़ को, उन कंट्रीज़ को ढूंढा जहाँ पर रिसोर्सेज अभी भी थे, बट दे वर स्टिल अंडर डेवलपमेंट नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के उसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत दे स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज, एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्शन हाउसेज, फैक्ट्रीज। तो उससे जो अंडर डेवलप लाइक कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया जैसे थे, उनको कुछ क्या मिला? दे गॉट मैनी थिंग्स। देखिए, इसके आपको समझने के लिए क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया, क्यों हम लोग एकदम से रैपिड हो गए? वी वर रैपिड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। जब हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो इसके अंदर क्या होगा? दे यूज्ड अवर रिसोर्सेज, that was converted into capital, then employment वहाँ से मिला, increasing per capita income, जिन लोगों को काम मिला, तो उसने अपना रिसोर्सेज को यूज़ करके दे अर्न द प्रॉफिट, बट देयर वाज आल्सो बेनिफिट टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये उसका इम्पैक्ट हुआ, इसीलिए जो डेवलपमेंट जो था वो रफ्तार ज़्यादा पकड़ ली। ठीक है, सो यहाँ पर वापस हम देखते हैं प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कंजम्पशन की तरफ। अब ये ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, कंजम्पशन कम है, तो उसका ट्रेड फॉरेन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉरेन ट्रेड मीन्स अर्निंग फॉरेन करेंसीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री और रीजन इज नोन एज इकोनॉमी। अब एक
इकोनॉमी के अंदर आप क्या करते हो कि प्रोडक्शन कहाँ से होता है, ट्रेड कैसे होता है और कंजम्पशन कौन करता है, इन सारा का जो एस्टिमेशन होता है दैट इज कैलकुलेटेड इन इंडियन इकोनॉमी. Okay, so in our next class we will study about the economy in form of an underdeveloped economy. कि भारत को एक underdeveloped country क्यों माना जाता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे ये माना जाता है कि हम लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया है. डेवलपमेंट वाला एक्सपेक्ट तो बाद में देखेंगे, बट पहले ये देखना है कि कौन से पॉइंट की वजह से वी वर कंसिडर्ड एज अंडर डेवलप्ड. ओके, फ्रॉम इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द न्यू टॉपिक. टिल देन, गुड बाय. गुड मॉर्निंग. आज हम पढ़ेंगे बलवन 1265 से 1296. ये अभी जो भी हम शासक पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के छोटे मोटे राज्य थे, मतलब दिल्ली या पंजाब, लाहौर का क्षेत्र है, अफ़गानिस्तान का, कश्मीर का थोड़ा क्षेत्र है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र है, यूपी के और एमपी के कुछ क्षेत्र है. जो ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पर इन शासकों का शासन था. ये छोटे क्षेत्रों में ये शासन करते थे. अब आया है दिल्ली सल्तनत में बलवन 1265 से 1296. ये इल्तुतमिश के जो गुलाम थे कह सकते हैं, उनमें ही दास, गुलाम जो दास थे उनमें ही एक दासों का जो ग्रुप था, झुंड था जिनमें, उनमें से ही एक ये व्यक्ति था जिसने गद्दी पर बैठा था. जो उनके बाद के जो शासक थे गयासुद्दीन, ये सारे जो वो सारे कमज़ोर थे, उनको मारकर ये शासक बना था. मुस्लिम साम्राज्य में यही है, पूरा साम्राज्य पर कई राजा राजाओं में यही होता है, मुस्लिम साम्राज्य में भी यही है कि एक दूसरे को मारकर ही राजा बनते हैं. बाप पुत्र पिता को या चाचा को मारकर शासक करते हैं. अब ये इसका सही नाम है उलुग खां बलवन. इल्तुतमिश के चहलगानी यानी कि 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था. 1265 में ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा. अंडरलाइन करेंगे 1265 ईस्वी में. मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवान आरिज को पुनर्गठन किया गया. उसने सीजदा और पाबोस सम्राट के सम्मुख झुककर उनके पैरों को चूमना. ये अंडरलाइन कर देना, ये इंपॉर्टेंट है. सीजदा और पाबोस. ये बाद में अकबर ने इस प्रथा को बंद करवा दिया गया था. सम्राट के सम्मुख झुककर उनके पैरों को चूमना क्या कहा जाता है, सीजदा या पाबोस की प्रथा दरबार में शुरू की. शुरू देखो ये प्रथा यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे अपन सबसे पहले कि शुरू किसने की, तो बलवन. किसने शुरू की थी, बलवन ने. 1265 में जब शासक बना था तब इस प्रथा का शुरुआत की थी. जो सम्राट के सम्मुख झुककर उनके पैरों को चूमना क्या कहा जाता है, सिजदा व पाबोस. ये प्रथा बंद किसने करवाई थी, अकबर ने. बलवन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माणकर्ताओं में प्रमुख था. उनके शत्रुओं के प्रति लोह रक्त की नीति अपनाई गई. लोह और रक्त की नीति. अपने हिंदू साम्राज्य सम्राट की बात करें, लोह रक्त की नीति समुद्रगुप्त ने अपनाई थी, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता और बच्चों को, स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था. इस नीति और उस नीति में बहुत ही अंतर है. 1286 ईस्वी में बलवन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया. क्यूमस का वध कर 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया गया और इसी से 1290 से खिलजी वंश की स्थापना हुई. इस नक्शे में मैं बता ही देता हूँ. ये जो गुलाम वंश का क्षेत्र आ रहा है पूरा ये बलवन दल है. ये जो गुलाम वंश का राजपूताना का थोड़ा ऊपर वाला भाग, ये पंजाब पेशावर, ये पाकिस्तान का भाग है, कश्मीर का थोड़ा भाग है, दिल्ली, ये पूरा यूपी का आधा भाग है और ये एमपी का आधा भाग है. तो यहाँ पर ये गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का भाग था. राजपूताना यहाँ हो गया, यादव यहाँ हो गए, चंदेल, कांकनिया, ये जो साउथ के जो राज्य हैं ये इसमें. बलवंत का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध था.
बलवंत की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलवन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इसी कारण उसके दरबार में कठोर अनुशासन बनाए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन और राजपूत जमींदारों के शासक विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य था। अगर कहा जाए कि पहला शासक मुस्लिम जिसने राजस्व सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध था तो वो बलवन था। ठीक है, अब है खिलजी वंश। तो जो मुख्य है वही मैं बता रहा हूँ, जो याद करने लायक है, उसमें प्रमुख है, एग्ज़ाम में आने जैसे हैं। बाकी वैसे भी पूरा पढ़ रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपके चूकेगा नहीं। अब है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना 1260 से लगाकर 1320 खिलजी वंश रहा है, जिसकी स्थापना सबसे पहले जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में की थी। 70 वर्ष तक उसने शासक किया था। फिर उसी के ही भतीजा, कह सकते हैं उसके चाचा का लड़का था, और उसका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसकी हत्या करके स्वयं को शासक, राजा, सुल्तान घोषित कर दिया था। 20 वर्षों के शासक के कुछ अपने सुधार के लिए अलाउद्दीन की चर्चा होती, उसके सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में कराया गया। अंडरलाइन कर देना है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर लिखवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। उसके शासक में कश्मीर, बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत तथा राजा राय कर्णदेव, ये गुजरात के हैं, के खिलाफ सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, 1301 ईस्वी में रणथंबोर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसने लिखा। 1301 फेमस डेट है, प्रमुख, क्योंकि राजस्थान का अगर कहें पहला शाखा, या मेवाड़ का भी कह सकते हैं, या मेवाड़ का तो 1303 में है, पर राजस्थान का पहला शाखा 1301 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रणथंबोर पर जब आक्रमण किया था, हमीर था उस समय शासक, तो उस समय मुसलमानों ने आक्रमण कर लिया, तो सभी जो राजपूत औरतें थी उन्होंने अपनी आबरू बचाने के लिए अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा जौहर था, तो इसलिए राजस्थान का पहला जौहर 1301 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जौहर हुआ था चित्तौड़ में। जब भी यही हुआ था, किले का दरवाज़ा खोल दिया गया था, सारे मुस्लिम किले में आ गए थे, तो राजपूत जो थे सभी ने केसरिया बांध कर कपड़ा युद्ध लड़ने उतर गए, और महिलाओं ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया था, जौहर कर दिया, जिसलिए जौहर कहा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुसलमान सैनिक नायक मलिक काफूर का साथ मिला। उस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य तथा पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वर तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, अंडरलाइन करते रहना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली के मद निषेध मतलब शराब, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना, अमीरी के परस्पर मेल मिलाप रोक लगाना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यशमिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनित की उपाधि धारण की थी। उपाधि भी बहुत बड़ी है, अंडरलाइन कर लेना। खजानुद्दीन फुतू ने अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा गया, ये अंडरलाइन करना। खजानुद्दीन फुतू ये एक उर्दू की किताब है, अमीर खुसरो ने लिखी थी, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा कहा गया है या पदवी गई। ये खिलजी वंश का
पूरा क्षेत्र है, यहाँ गुजरात तक, यहाँ तक पूरा, ये दक्षिण तक पहुँच गए थे परंतु राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। पर यहाँ राज्य पूरा गुजरात, और पहले यहाँ तक ही था गुलाम वंश का, खिलजी ने यहाँ तक इनको पूरा गुजरात जीत लिया, यानी कह सकते हैं सौराष्ट्र। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कहीं सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण, दियाने रियासत, अंडरलाइन करते रहना, दियाने रियासत व्यापार का नियंत्रण कहलाता है। सहना दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा। फिर है मुहतसिब, जन साधारण रक्षक, नाप तोल का निरीक्षण करता। बरीदे मुमलिक, गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक ही किया। ये सारे हैं, इनको क्या है एक कॉपी में नोट्स की तरह लिखने पड़ेंगे। एक तरफ इन सब का है, जैसे ये दीवाने रियासत, फिर इधर सामने लिख दिया व्यापार का नियंत्रण, फिर लिखा यहाँ पर शहना एंड दंड अधिकारी, बाजार का दरोगा। ऐसे लिखोगे तभी ये याद हो पाएँ, बाकी ऐसे पढ़ लिए तो ये याद नहीं होंगे। एक अलग ही प्रकार से उनको लिखना पड़ेगा और उनको अलग अलग याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अपन इससे पहले हमने जो पाठ पढ़ा था गुप्त और मौर्य साम्राज्य, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे थे, जैसे समाहर्ता, बहुत सारे ऐसे थे नाम, दीवान हैं जो भी, ठीक है, व्यवहारिक, ये सारे नाम हैं। उनको भी समाहर्ता जो राजस्व इकट्ठा करता है, ठीक है, तो ये नाम सारे याद करने पड़ेंगे। अब उसमें अलग है और इसमें अलग है, तो इनको अलग अलग बनाकर वंश के हिसाब से अलग अलग बनाकर लिख के और उनको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे कुल मिला के, ठीक है, तभी ये याद हो पाएंगे। संबंध जैसा इसमें कुछ नहीं है, लिखो और रटो और याद करो। उसने अपनी एक विशाल सेना भी रख रखा है, तो आर्थिक सुधार किए हैं। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिक को नगद वेतन दिया गया। अंडरलाइन, ऐसी चीज़ें जो फर्स्ट बार हुई है वो तो याद करनी ही है, क्योंकि वो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किला अथवा कोश ए सीरी, कुश्के सीरी बनवाया, जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुब बिन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिफ बिल्लाह की उपाधि धारण की। उसकी हत्या के बाद नसरुद्दीन खुसरव शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद शासक खिलजी वंश समाप्त हो गया, उसके बाद आया था तुगलक वंश। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगली क्लास में पढ़ें।